स्टूडेंट, आई एम योर हिस्ट्री फैकल्टी अनु शर्मा। आज हम हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम भारत के 1200 साल पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद जो इंडिया में, भारत में जो स्टेट्स और इकोनॉमी थी वो कैसी थी और किस तरीके से डेवलप हुई और किस तरीके से हम आज जैसा हमारा समाज है वो किस तरीके से बसा, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Several development in different part of the subcontinent during the long span of 1500 year or following the end of the हड़प्पन civilization। इसमें कहा गया कि हड़प्पन civilization के ख़त्म होने के बाद लगभग 1500 साल बाद जो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे विकास हुए भारत के अलग अलग कोनों में। This was also the period during which Rig Veda was composed by people living along the Indus and its tributaries। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के 1500 साल बाद जो पीरियड था, उसी पीरियड में क्या हुआ था, ऋग्वेद लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? जो इंडस वैली में रहने वाले जो ब्राह्मण्स थे उनके द्वारा ऋग्वेद लिखा गया था। एग्रीकल्चर सेटलमेंट अमर्ज इन मैनी पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। और अब इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने लगे थे। एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने का मतलब क्या होता है कि ऐसी जगहों पे लोगों का बसना शुरू हो चुका था जो कि कृषि के लिए बिल्कुल उत्तम थे, यानी जहाँ का क्लाइमेट कृषि के लिए उत्तम था, जहाँ पर पानी की उपलब्धता थी, मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ पर कृषि आराम से की जा सकती है, वहाँ पर लोगों का बसना शुरू हो गया था। अगर हम बात करें कि ये एरियाज़ कौन से हैं, अगर तो नॉर्थ इंडिया में यूपी बिहार का जो इलाका था वहाँ पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने लगे थे। उसके बाद जो दक्कन की बात करें या साउथ की बात करें तो मध्य प्रदेश के नीचे के जो भी इलाका है वहाँ पर कर्नाटक, तेलंगाना, इन सारी जगहों पर एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन होने लगा था। उस समय पर पेस्टोरल Besides, there is evidence of pastoral population in Deccan and further her south। ये भी एविडेंस है कि उस समय पेस्टोरल पॉपुलेशन हुआ करते थे। यानी पेस्टोरल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि उस समय जो लोग थे वो मवेशी को पाला करते थे और उसके लिए जो ग्रासलैंड जो घास भूमि की ज़रूरत होती थी, ग्रासलैंड की ज़रूरत होती थी, वो वहाँ पर अपने मवेशियों को चराया करते। तो जो पेस्टोरल पॉपुलेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो ऐसे लोग जो खेती के साथ साथ क्या करते थे, मवेशियों को भी पाला करते थे। तो इस तरीके के भी एविडेंस देखने को मिले हैं। बेसिकली ये एविडेंस जो है वो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में देखने को मिले हैं। New modes of disposal of dead including the making of elaborate stone structure known as the megalithics। इसी पीरियड में जो मरे हुए लोगों का डिस्पोजल जो है वो उसकी मेथड्स को एलाबोरेट किया गया। पहले क्या होता था, यानी उस टाइम में जो कोई मर जाता था तो उसे क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। इसके बाद इस पीरियड में क्या होने लगा कि जब कोई मर जाता था तो उसे दफनाने के बाद उसके बड़े से पत्थर, यानी एक बहुत बड़े से पत्थर या स्ट्रक्चर रख दिया जाता था या बना दिया जाता था, जिसे हम आज के डेट में एक मकबरे कहते हैं। ये इस तरीके की डिस्पोजल मेथड को अपनाया गया था। Emerged in Central and South India from the first मिलेनियम BCE। ये कह रहे कि जो पहली दशक थी BCE थी कि उस समय साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में इस तरीके से, यानी दफना कर और वहाँ पर मकबरे या बड़े पत्थर रखकर और क्या किया जाता था, डेथ्स को डिस्पोज किया जाता था।
In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे कि जो मर जाते थे उनके साथ बड़े रिच चीज़ें यानी और लोहे के टूल्स और हथियार भी दफनाए जाते थे. तो जब आज के डेट में जब आर्कोलॉजिकल साइट्स पर जब ऐसी कब्रें मिली, उनकी खुदाई की गई, तो वो उन कब्रों में से लोहे के लोहे की टूल्स और वेपन्स देखने को मिले. तो इसका मतलब ये है कि उस समय तक क्या था कि इंडियन सोसाइटी में जो आयरन था वो आ चुका था, लोहा आ चुका था. From 6th century BCE, there is evidence that there were other trend as well. 6th century तक आते आते ये एविडेंस मिलने शुरू हो गए थे कि जो ट्रेंड है वो बदल गया था. Perhaps the most visible was the emergence of early state empire and the kingdom. ट्रेंड्स बदल रहे थे. अब क्या हो रहा था, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो एम्पायर में बदल रहे थे और एम्पायर किंगडम्स में बदल रहे थे. Political procession were other changes evident in the way in which agriculture production was organized. ऐसे एविडेंस मिल रहे थे कि जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक प्रक्रिया थी वो बदलती जा रही थी. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा था. नए शहर बसते जा रहे थे. हिस्टोरियन अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट बाय ड्राइंग अ रेंज ऑफ सोर्सेज. ये जितने भी इतिहासकारक हैं उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोर्सेज से पता चला है जो कि ये आर्कोलॉजिकल साइट्स में इन्हें मिले हैं. जैसे इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ताम्रपत्र होते हैं, यानी पहले के टाइम पे तांबे की पत्ते होते हैं जिसमें सारी चीज़ें ताम्रपत्र हुआ करते थे. तांबे के वो शीट सी होती थी, उनमें क्या करते थे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी वो लिख दी जाती थी. तो उन इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हिस्टोरियंस को पता चला कि किस किस तरीके से उस समय का डेवलपमेंट हुआ. टेक्स्ट जो वेद हैं, जो उस समय वेद लिखे गए, वो सबसे बड़े प्रूफ हैं उस समय के. उसके बाद कॉइन्स जो मिले आर्कोलॉजिकल साइट से, उन्हें जो कॉइन्स मिले या विजुअल मटेरियल्स मिले, उसके द्वारा उन हिस्टोरियंस ने प्रिडिक्ट किया है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई होंगी. ओके, और इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिप एंड द पियादासी. देखते हैं इसे. Princip and Piyadasi. Some of the important monument development in India epigraphy took place in 1830. कुछ जो monument बनाए गए, बड़े बड़े जो स्मारक बनाए गए, वो 1830 में इंडिया में बनाए गए थे. This was when the James Princip, an officer in the Mint of the East India Company, deciphered Brahmi and the Kharosthi, two script used in the earliest inscription and coin. उसी समय में यानी 1830 के टाइम पर एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसिप. उसने इंडिया की 2 महत्वपूर्ण भाषाएं सीखी थी, एक ब्राह्मी और दूसरी खरोष्टी. टू स्क्रिप्ट यूज जो ये भाषाएं जो थी, ये ऐसी भाषाएं थी जो इंस्क्रिप्शन, जो भी ताम्रपत्र थे या कॉइन्स थे, उन पर ये भाषाएं लिखी थी. तो जेम्स प्रिंसिप ने इन भाषाओं को सीखा. He found the most of these mentioned a king referred to as पियादासी. जब उसने ये भाषा सीखी और जब उसने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू करा तो उसे ये पता लगा कि उस समय के जो लोग हैं वो किंग को क्या कहा करते थे, पियादासी कहा करते थे. पियादासी का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसकी इस शरण में रहना पसंद होता है. There was a few inscription which also referred to the king as Ashoka. ऐसे और भी ताम्रपत्र थे जिसमें किंग को कैसे दिखाया गया है, अशोका के रूप में दिखाया गया, यानी जो अशोका किंग है उसके बारे में बताया गया है. ऐसे इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं. वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर नॉन फ्रॉम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे फेमस जो राजा था वो अशोका था.
This gave a new direction to investigation into early Indian political history as European and Indian scholars used scripture and text composed in a variety of languages to reconstruct the lineage of major dynasty that had ruled the subcontinent. इस चीज़ ने, इस इन्वेस्टिगेशन ने एक नई दिशा दे दी थी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने के लिए। यूरोप में इंडियन स्कॉलर और जो भी इंडियन स्कॉलर्स द्वारा उस समय जो इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था उसे समझने के लिए, उसका यूज़ करके मेजर डायनेस्टीज़ को समझने के लिए एक नई डायरेक्शन मिल गई थी जेम्स प्रिंसिप को। इसका परिणाम यही हुआ कि द बोर्ड काउंटर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन अ प्लेस बाय द अर्ली डिकेड ऑफ द 12th सेंचुरी। इसका परिणाम ये हुआ कि 12वीं शताब्दी में हमें 1200 साल, यानी 12वीं शताब्दी में हमें 1200 साल पहले का इतिहास जानने को मिल गया। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were a connection between the political change and economic and social development. परिणाम ये हुआ कि जो स्कॉलर्स थे, जितने भी बुद्धिजीवी थे, उनका ध्यान जो है अब कहाँ खिसक गया, पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ खिसक गया। उन्होंने और इन्वेस्टिगेशन किया ये जानने के लिए कि पॉलिटिक चेंज और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बीच में उस समय कनेक्शन क्या था। It was soon realized that there were links, these were not always simple or direct. उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि इन सब में क्या है, एक लिंक है और ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आगे कैरी फॉरवर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।